Hello students, now today we are again going to cover a very beautiful poem, and that is No Men Are Foreign. As you can read the title, No Men Are Foreign, that means that no men belong to another country. Like, what do we do whenever we find a person who belongs to another country? तो हम उन्हें क्या बोलते हैं? We name them as foreigners, right? So here in this poem, the poet is going to tell us that there is no such word as foreigner. So no men are foreign. Let's go ahead to know what the poem is all about. Remember, no men are strange, no countries foreign. Beneath all uniforms, a single body breathes. Beneath, the meaning of beneath is under. Like ours, the land our brothers walk upon is earth like this, in which we all shall lie. So here in the first line, the poet says that no men are strange and no country is foreign. So now he's attempting to remove the borders from the earth which have been erected us to separate different countries. For example, as you all know, the border which जो हमें separate करता है, like जैसे इंडिया या पाकिस्तान को जो बॉर्डर सेपरेट करता है, तो ही सेइंग ही वांट्स टू रिमूव दैट बॉर्डर, ताकि हम आगे से कभी किसी को ये बोल ही नहीं पाए कि ये पर्सन फॉरेनर है या फिर ये किसी और कंट्री को बिलोंग करता है. ओके, देन ओनली नो कंट्री विल बी फॉरेन. जब हम ये बैरियर जो ये बॉर्डर है, अगर ये हम हटा देंगे तभी हम किसी को ये नहीं बोलेंगे कि वो फॉरेनर है. सो नाउ ही इज सेइंग कि वी विल फील एवरी कंट्री एज आवर ओन लैंड, और सब लोगों को लगेगा कि अगर हम किसी और कंट्री में आए हैं तो ये हमारा ही लैंड है. एंड एवरीबडी विल बी फ्री टू मूव अराउंड. ओके, नाउ नेक्स्ट, बीनीथ ऑल यूनिफॉर्म्स अ सिंगल बॉडी ब्रीथ्स. बीनीथ का मतलब यहाँ होता है अंडर. सो नाउ इज सेइंग दैट इनसाइड द यूनिफॉर्म्स दैट इज worn by the soldiers of different countries, the human being is the same. लोग जैसे फॉर एग्जाम्पल इंडिया में जो सोल्जर्स होते हैं वो डिफरेंट आर्मी क्लोथ्स पहनते हैं, किसी और कंट्री में डिफरेंट आर्मी क्लोथ्स पहनते हैं, पर उसके अंदर जो एक बॉडी होती है वो एक सिंगल बॉडी सेम ही होती है, उसके अंदर एक ह्यूमन बीइंग ही होता है. तो वो कहते हैं कि गॉड हैज़ मेड अस ऑल ऑफ अस इन अ सिमिलर वे, क्योंकि हम क्या करते हैं, ऑल ऑफ अस वी ब्रीथ इन द सेम वे. फिर उसके बाद वो कहते हैं कि दैट ऑल द सोल्जर्स आर अवर ब्रदर्स बिकॉज वी वॉक अपॉन द सेम मदर अर्थ. ठीक है, इज अर्थ लाइक दिस, इसका मतलब होता है दैट वी ऑल वॉक अपॉन द सेम मदर अर्थ एंड ऑन दैट ओनली वी शैल लाइव इन द ग्रेव इन द अर्थ. जैसे जब हम हमारी डेथ भी हो जाती है तो क्या होता है, कई लोगों को दफनाया जाता है, कई लोगों को जलाया जाता है. तो किस में जलाया जाता है? मदर अर्थ में ही. तो जो अर्थ है वो सबके लिए सिमिलर है. आई होप दिस स्टैंजा इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू. Moving on to the second stanza. They too, aware of sun and air and water, are fed by peaceful harvests, by war's long winter starved. Their hands are ours, and in their lines we read a labor not different from our own. So now here they किसे रेफर किया गया है? एज यू कैन सी द फर्स्ट वर्ड इन दिस स्टैंजा, दे रेफर्स टू दोज पीपल हु बिलोंग टू अदर कंट्रीज. तो वो कहते हैं कि हम उन्हें फॉरेनर्स बुलाते हैं, हम उन्हें डिस्क्रिमिनेट करते हैं, एंड वी ऑल्सो समटाइम्स फाइट विद देम, राइट. सो नाउ हियर द पोइट इज सेइंग दैट नेचर हैज़ गिवन, नेचर ने हमें क्या दिया है? हमें हर एक चीज़ इक्वली दी है. जैसे एवरी वन गेट्स द सेम सनलाइट, एयर, वाटर इक्वल मेजरमेंट में सबको दिया है. इसका मतलब क्या होता है कि इवन इनफैक्ट गॉड ने भी हमें डिस्क्रिमिनेट नहीं किया है कि इस पीपल ये क्योंकि अलग अलग कंट्री से हैं तो इनको अलग एयर अलग वाटर दिया जाए. तो नाउ ही इज सेइंग इन द फर्स्ट आंसर का लाइन का मतलब यही है कि हमें इनफैक्ट गॉड ने भी डिफ्रेंशिएट नहीं किया है. तो हम लोग कौन होते हैं डिफ्रेंशिएट करने वाले बिटवीन और अमंग पीपल? देन ही इज सेइंग कि वी ऑल डू फार्मिंग ड्यूरिंग द टाइम ऑफ पीस, आर फेड बाय पीसफुल हार्वेस्ट का मतलब होता है वी डू फार्मिंग ड्यूरिंग द टाइम ऑफ पीस व्हेन देयर इज नो वॉर, एंड वी ऑल्सो लिव अ रिलैक्स्ड लाइफ. और हम वो सारी चीज़ें खाते हैं जो हमें नेचर देती हैं. आगे वो ये भी कहते हैं कि
वी स्टार्व ड्यूरिंग वॉर्स एंड विंटर टाइम्स। और जैसे अदर कंट्रीज, अगर कोई वॉर का टाइम होता है तो एज यू ऑल नो, अगर कोई वॉर का टाइम होता है तो हम लोग उतने फ्रीली नहीं रह पाते। तो कई बार ऐसा भी होता है कि कई लोगों को खाना नहीं मिल पाता है खाने के लिए, एंड स्टार्व्ड मतलब वो भूखे रह जाते हैं। तो वो कहते हैं कि ये सिर्फ एक ही कंट्री में नहीं होता है, इंडिया में ही नहीं होता है, वो ये हर जगह होता है। तो वो सारी चीज़ें वो काउंट करवा रहे हैं कि हर जगह वो सारी चीज़ें सेम ही होती हैं। सो वो यहाँ क्या बता रहे हैं, ही वॉन्ट्स टू से दैट फॉरेनर्स हु बिलोंग टू अनदर कंट्री एंड वी मीन्स फॉर एग्जाम्पल इंडियंस, वी ऑल बोथ आर सेम। एंड देन द पोएट ऑल्सो सेज दैट इवन देयर हैंड्स आर सेम, जैसे हमारे जैसे हाथ होते हैं, देयर हैंड्स आर अवर्स, हमारे जैसे उनके हाथ होते हैं। दे वर्क वेरी हार्ड, जैसे हम काम करते हैं वैसे ही वो भी काफ़ी काम करते हैं। अ लेबर नॉट डिफरेंट फ्रॉम अवर ओन का मतलब यही होता है दैट इवन दे वर्क वेरी हार्ड। तो नाउ ही इज गिविंग ऑल द एग्जाम्पल्स, वो लोगों को एग्जाम्पल्स दे रहे हैं क्योंकि ही वॉन्ट्स टू कन्वे टू द रीडर। रीडर कौन? फॉर एग्जाम्पल नाउ आई एम टीचिंग यू ऑल, तो आप लोग रीडर हैं, या फिर जब मैंने पहली बार पोएम पढ़ा था तो मैं भी रीडर थी। तो वो हम सब पोएट, हम सब रीडर को इस पोम के थ्रू समझाना चाह रहे हैं। ही वॉन्ट टू कन्वे द मैसेज दैट देयर इज नो डिफरेंस इन अस एंड द पीपल हु बिलोंग टू अनदर कंट्री। हम दोनों सेम हैं। मूविंग ऑन टू द थर्ड स्टैंजा। Okay. Remember, they have eyes like ours that wake or sleep, and strength that can be won by love. In every land is common life that all can recognize and understand. So, वो as you all know, ये stanza थोड़ा easy है, तो you'll be able to understand now. He's saying कि we should keep in mind that the people of another country, जिन्हें हम मोस्टली अपने एनिमी समझते हैं, तो उनका जो अपीयरेंस है वो हमारी तरह ही है। अब वो अपीयरेंस के बारे में बात कर रहे हैं। कैसे? उन्होंने क्या बोला कि गॉड हैज़ गिवन देम आईज लाइक अवर्स एंड विच ओपन when we wake up and then it close when we are asleep. तो similarly he has given them the strength which can be won through love. जैसे सेम वो चीज़ हमारे लिए और उनके लिए, दोनों के लिए अप्लाई कर रहे हैं। देन ही ऑल्सो सेज दैट इन एवरी कंट्री या फिर इन एवरी लैंड देयर इज़ वन कॉमन थिंग। और वो कॉमन थिंग क्या होती है? वो कॉमन थिंग होती है लाइफ। लाइफ क्या होती है? इट मीन्स ऑल द थिंग्स दैट आर लिविंग। और हमें ये भी चीज़ समझनी चाहिए कि वी शुड अंडरस्टैंड देयर फीलिंग्स एंड वी शुड रियलाइज दैट दे आर लाइक अस। अगर हम ये जब रियलाइज़ करेंगे कि ये हमारे जैसे हैं, दे आर not different from us, only then there will be no fights or war between us. So it is very important for all of us to understand कि people from other country और हम लोग जो हैं हम सेम हैं, तभी हमारे बीच कोई war नहीं होगी. So in this picture also, as you can see, everybody are united, everybody are enjoying together. So similarly, in the same way, even we have to behave. Let us remember, whenever we are told to hate our enemies, to hate our brothers, it is ourselves that we shall dispose, betray, condemn. Remember, we who take arms against each other. तो अब वो क्या बता रहे हैं? The poet is saying that we should remember कि हमें जब भी बोला जाता है कि we have to hate a person from another country, तो हमें जो पर्सन ये हमें बोल रहा है कि दे आर अवर एनिमीज, तो वी शुड हेट हिम, बिकॉज वो हमारे दिमाग में ये सारी चीज़ें भर रहा है. एंड वेन एवर वी थिंक कि समवन, अगर जब भी हम किसी को अपने एनिमी समझते हैं तो हमें ऐसा लगना चाहिए कि हम अपने आप को चीट कर रहे हैं. वी आर डिप्राइविंग आवर सेल्फ, हम अपने आप को नीचा दिखा रहे हैं, हम अपने आप को ही चीट कर रहे हैं ये सारी चीज़ें सोच के. तो ही सेइंग दैट वी शुड स्टे अवे फ्रॉम सच नेगेटिविटी. मतलब अगर हमारे अंदर फर्स्टली ऐसी नेगेटिविटी नहीं होनी चाहिए, और अगर हमारे अंदर कोई ऐसी नेगेटिविटी डाल रहा है तो इससे हमें बहुत दूर होना चाहिए, बिकॉज ऐसी ही नेगेटिविटी काफ़ी डिफरेंसेस पैदा करती हैं लोगों के बीच में. ओके, तो वी शुड नेवर कंसिडर एनीवन टू बी अवर एनिमी. रिमेंबर, वी
who take arms against each other. तो ये अब क्या बोल रहे हैं कि that whenever we pick up any weapon, अगर हम जब भी कोई भी weapon उठाते हैं किसी के लिए भी against someone, हमें हमेशा एक चीज़ याद रखनी चाहिए, और वो चीज़ क्या याद रखनी चाहिए? We are going to study in the next stanza. It is the human earth that we defile. that we defile का मतलब हम उसे डर्टी करते हैं. ह्यूमन अर्थ को हम डर्टी कैसे करते हैं? हमें हमेशा ये याद रखना चाहिए कि अगर हम कभी भी कोई भी वेपन उठाएं किसी को मारने के लिए, तो हम ह्यूमन अर्थ को इस तरीके से डर्टी करते हैं, क्योंकि जो वेपन होता है जो विच किल्स पीपल एंड देयर बॉडीज विच फॉल ऑन द अर्थ, उससे क्या होता है? इट मेक्स द अर्थ डर्टी. क्योंकि वेन एवर वॉर हैपन्स इट लीड्स टू अ लॉट ऑफ डिस्ट्रक्शन, फायर होती है, डेथ होती है, हर जगह ब्लडी ब्लड. इसके वजह से दीज बॉडीज ये अर्थ में रहती है और अर्थ को इम्प्योर बनाती हैं. आवर हेल्स ऑफ फायर एंड डस्ट आउटरेज द इनोसेंस ऑफ एयर दैट इज एवरीवेयर अवर ओन. रिमेंबर नो मैन आर फॉरेन एंड नो कंट्रीज स्ट्रेंज. तो अब ये क्या कहते हैं कि अवर हेल्स ऑफ फायर मतलब जब अगर आपने अगर वॉर देखी होंगी तो क्या होता है, उस वॉर से काफ़ी सारे डिस्ट्रक्शन होता है. एयर में भी काफ़ी सारे ऐसे जो इस वॉर की वजह से जो प्योरिटी होती है वो वायलेट होती है, और हमेशा इसके वजह से काफ़ी जो इनोसेंट पीपल होते हैं उनको भी काफ़ी हार्म होता है. तो द फायर ऑफ वॉर जो इरप्ट करते हैं, जैसे द स्मोक्स विच कम्स आउट, या फिर जो डस्ट होता है एयर में, तो वो इतना ज़्यादा गंदा होता है कि इट पोल्यूट्स द प्योरिटी ऑफ द एयर. तो ये सारी चीज़ों से पोएट क्या बताना चाहते हैं? वो हमें एक मैसेज देना चाहते हैं दैट वी शुड नॉट इंडल्ज इन वॉर. ठीक है. एंड फाइनली ही एंड्स द पोएम बाय राइटिंग द फर्स्ट लाइन. अगर आपको याद हो, हमने जब स्टार्ट किया था तब भी वो यही कहते हैं, रिमेंबर नो मैन आर फॉरेन एंड नो कंट्री स्ट्रेंज. सो हियर अगेन ही इज एंडिंग द पोम by writing the first line in reverse and saying that remember no men are foreign and no countries strange. मतलब उन्होंने स्टार्ट भी इसी लाइन से किया था, वो एंड भी इसी लाइन से कर रहे हैं. वो एम्फोसिस दे रहे हैं हम सबको, ऑल द रीडर्स हु आर रीडिंग इट, कि वी शुड नॉट ट्रीट एनीबडी डिफरेंट. क्योंकि वो कहते हैं कि जब गॉड ने ही हमको डिफ्रेंशिएट नहीं किया है पीपल को, तो हु आर वी टू डिफ्रेंशिएट? एंड बिकॉज हम डिफ्रेंशिएट करते हैं, दैट इज़ द रीज़न वाई वॉर होती है. और अगर वॉर होती है, दैट इज़ द रीज़न वाई हमारी मदर अर्थ जो होती है वो डिफाइल होती है. मतलब हम अपनी मदर अर्थ को खुद ही गंदा करते हैं. ओके, सो द पोएम is still here only. There are only 5 stanzas. So now the literary devices, the rhyming scheme here, यूजुअली हमने अभी तक जितनी भी पोम पढ़ी हैं उसमें हमने हमेशा राइमिंग स्कीम देखा है. बट हियर द एंटायर पोम इज़ रिटन इन फ्री वर्स. फ्री वर्स मतलब इसमें कोई भी राइम स्कीम नहीं है इस पोम में. ओके स्टूडेंट्स, आई होप दिस पोम इज़ क्लियर टू यू. नो मैन आर फॉरेन begins and ends with the same line, that is remember no men are strange and no country is foreign. क्यों ये इस पे बार बार पोएट ने इसमें एम्फोसिस क्यों किया है? बिकॉज ही वॉन्ट टू एम्फोसाइज ऑन द फैक्ट दैट ऑल द पीपल जो इस अर्थ में रह रहे हैं वो सेम है, और वी हैव क्रिएटेड डिस्टिंक्शन. हमने डिस्टिंक्शन बनाई है. कैसे बनाई है हमने? क्योंकि बॉर्डर्स क्रिएट किए हैं, हमने फेंसेस क्रिएट किए हैं, हम लोग डिफरेंट लैंग्वेजेस बोलते हैं, तो इसकी वजह से थोड़े डिफरेंसेस आए हैं. पर क्या होता है कि वी ऑल आर अलाइव, हम सेम वही मदर अर्थ पे चलते हैं, हम वहीं, हमारी डेथ भी हो जाती है, हम वहीं हमारी जो ग्रेव होती है जब हम मर जाते हैं तो वो सेम मदर अर्थ में ही रहती हैं. तो इससे उन्होंने काफ़ी, इस पोम से काफ़ी चीज़ें और बताई थी कि हम जो फूड खाते हैं ड्यूरिंग पीस, जब वॉर नहीं होती, वो भी सेम होते हैं. हम सबके वी हैव सिमिलर हैंड्स, वही सिमिलर हैंड्स जो which does a lot of hard work. Then he also says that all of us have eyes which remains open when we are awake, और जब हम सो जाते हैं तो हमारी eyes automatically close हो जाती हैं. Then he also reminds that the reader that whenever we hate someone, तो हमें हमेशा ये समझना चाहिए कि we by hating someone we are cheating ourselves, और या फिर हम अपने आप को hate कर रहे हैं. एंड हमें एक और चीज़ याद रखनी है कि whenever we pick up weapons against someone, तो हम क्या कर रहे हैं? हम जो मदर अर्थ है उसको पोल्यूट कर रहे हैं.
ठीक है, क्योंकि जितनी ज़्यादा डेड बॉडीज़ होंगी उतने ज़्यादा जो मदर अर्थ होती है वो डर्टी होती है. So students, I hope this poem is clear to you, and if it is not, then please go through the video again so that it will be clear to you.